नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अरब सागर में बने समुद्री तूफान ताउते के चलते पूरे उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम अब बदल चुका है। दिल्ली, एनसीआर और मेरठ सहित वेस्ट यूपी में कई जगहों पर बारिश हुई है। तूफान के बाद लैंडफॉल करने के बाद मौसम बदल रहा है और इसी का असर है कि आज यूपी के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई। उधर बुधवार को मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान आ सकता है। कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश 20 मई को जारी रहेगी। 19 मई की बारिश का मानसून से पहले सबसे भारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो तूफान ताउते से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पूरी तरीके से मौसम बदल गया है। वेस्ट यूपी की बात करें तो मौसम बदल गया है। कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल सकता है। तो कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल सकता है। और चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर आगरा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में बताया गया कि 21 मई तक तेज हवा, बिजली के साथ बारिश हो सकती है। इस पर जिलाधिकारी प्रभु सिंह ने बताया कि आगरा के सभी एसडीएम तहसीलदारों को अलर्ट किया गया है। जो अलर्ट जारी हुआ है उसे मीडिया के जरिए जारी किया गया ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी रहे और लोग सुरक्षित रहें। ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो उसके एडीएम एफआर को नोडल अधिकारी बनाया गया है जो शासन के जीओ के अनुसार आगे का काम करेंगे। 17, 18, 19 और 20 यह 4 दिन विशेष रूप से बताया गया है। हमारे यहाँ समस्त जो हमारे एसडीएम हैं और तहसीलदार उनको अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही हमने इस जो हमारी अलर्ट आया था उसको मीडिया में सर्कुलेट कर दिया ताकि लोगों को पता रहे। जनपद स्तर पर हमारे एडीएम एफआर एज ए नोडल इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कहीं कोई जनहानि न हो और अगर कुछ ऐसी सूचना आती है तो उसका कंपाइल करके जो भी हमारे गवर्नमेंट के उसमें जीओज हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, जिस तरीके से ताउते तूफान के बाद मौसम बदल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा असर दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल अवधेश, अगर हम बात करें ताउते तूफान की तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के बाद अब कई राज्यों में इसकी दस्तक देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इन राज्यों में जिस तरीके से इसने तबाही मचाई है उसके बाद अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इस तूफान का अलर्ट तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की जो सूचना है वो सूचना विभाग ने जारी की है। यही वजह है कि इस तूफान को लेकर के जो आहट खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रही है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं। जो जिला प्रशासन है वो भारी बारिश की आशंका जता चुका है, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही मौसम पूरी तरह से शुष्क है, बदली छाई हुई है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं और आप देख सकते हैं कि बदली पूरी तरीके से छाई हुई है। मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कुछ जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारी बारिश की आशंका है और इस बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी आ सकती है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। गाँव में खास तौर से अलर्ट जारी किया है और उनको जागरूक करने के लिए प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए भी अनाउंस किया है कि जिले में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा जो फसलें खेतों में पड़ी हैं किसान उनको भी समेट लें और इस बारिश से अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान रहें। जो जानवर हैं उनको छाया के नीचे बांधें, यानी उनको कमरे के अंदर रखें। अगर बाहर रखते हैं, पेड़ के नीचे रखते हैं तो उनकी भी जान जाने का खतरा है। लिहाजा कुल मिला के ये कहा जा सकता है अवधेश कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और अंधड़ चलने की भी आशंका है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट दिख रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना है। बिल्कुल बलराम, और अगर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की बात बताई जा रही है तो ऐसे में जो लोग पैदल या फिर जो टू व्हीलर से सड़कों पर चलते हैं
उनको भी अपनी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि 40-50 किलोमीटर की रफ्तार काफी होती है। बिल्कुल अवधेश, जिस तरीके से तूफान पहले भी आए हैं उसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्षति वहां पर होती है जहां पर ट्रैफिक चल रहा होता है, क्योंकि पेड़ गिरते हैं तो गाड़ियों पे गिर जाते हैं, बाइकों पे गिर जाते हैं, तो उससे जान जाने का भी खतरा रहता है। लिहाजा जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी अलर्ट जारी किया है कि लोग सावधानी से घर से निकलें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि महामारी भी चल रही है। ऐसे में भी लोगों को घर में रहना चाहिए। और जिस तरीके से सूचना विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि भारी बारिश की आशंका है, उसमें अंधड़ चलने की भी आशंका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना होगा। क्योंकि जिस तरीके से बारिश आएगी और उसके बाद अगर तूफान भी चलता है तो कहीं ना कहीं रास्ते में चल रहे लोगों को भी क्षति हो सकती है। लिहाजा जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको संज्ञान में लेते हुए लोग घरों में रहें। बिल्कुल। और वेस्ट यूपी के शहरों की बात करें बलराम, तो ऑरेंज अलर्ट, यानी कि रेड अलर्ट से ठीक पहले की स्थिति ऑरेंज अलर्ट की होती है। ऐसे में तमाम प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। ग्रामीण स्तर पर जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए अवधेश, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में किसानों से लेकर के सभी लोगों को अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जारी की है। लिहाजा अगर उनकी जो फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं उनको भी वो समेट लें, अपने जानवरों को छांव में बांधें, ताकि अगर बारिश होती है या तूफान चलता है तो उनकी जान मान का खतरा ना हो। साथ ही गांव में जो टट्टर या छप्पर में भी रह रहे हैं उनको भी कहा गया है कि अंधड़ और बारिश के वक्त वो ऐसी महफूज जगह में रहें जहां पर वो इससे बच सके। तो कुल मिला के प्रशासन चाहे बिल्कुल प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को उसे मानने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया बलराम आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। झांसी और आसपास के इलाके में भी आज समुद्री तूफान का असर देखने को मिला। बीते दिन के बाद यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, तो बुंदेलखंड में भी असर इसका दिख रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ अगर हम बुंदेलखंड की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है और झांसी में भी लगातार बारिश चल रही है, पानी बरस रहा है। और अगले जो 2-3 दिन हैं उसमें तेज तूफान के साथ ओले भी पड़ सकते हैं और बारिश हो सकती है। रामनगर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पीपीपी मोड में चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसे लेकर बंशीधर भगत ने अस्पताल के संचालक को बुला लिया और मामले पर जवाब मांगा। मगर मंत्री के सवालों का जवाब देने की बजाय वो बहस करने लगे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल संचालक ने ये तक कह दिया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आपसे खड़े होकर बात करूं। इस पर मंत्री जी का पारा चढ़ गया और फिर उन्होंने अस्पताल संचालक को फटकार लगा दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में हालात इतने खराब है कि मंत्री के सवाल पूछने पर बर्ताव, और सबसे अहम सवाल ये कि अस्पताल संचालकों के मन इतने कैसे बढ़ गए हैं, इतनी तानाशाही। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में? जी मैं कार्यालय भी गया था, पहले तो ये कहा कि तबियत खराब है। किसने बोला? लाइसेंस हुआ सर। देखिए मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम से ये नहीं आप ठेकेदार में सरकार मीडिया क्यों नहीं हो? आप ठेकेदार एक सेकंड कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, बताइए। किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है हमारे? नहीं, आप किस तरीके से करेंगे आपके बता रहे हैं। बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक। कि विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेद का विषय है। जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई है
उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि अस्पताल संचालक अगर मंत्री से इस तरीके से बात कर रहा है तो ये तीमारदारों से और मरीजों से क्या बर्ताव करते होंगे, इतनी अकड़ इनमें जब है। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज संचालित करने को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति पर वीसी और प्रिंसिपल फैसला लेंगे। समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के लिए रोस्टर बनेगा। 50% कर्मचारी आएंगे। परिसर में बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के लिए नियम सामने आ गए हैं कि किस तरीके से इन्हें चलाना है। गाइडलाइन जारी हुई है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। श्रावस्ती के दुर्गापुर में पिछले कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान के मुताबिक गांव में करीब 70% लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत है, मगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। सर मेरा मामला यह है कि कहीं बुखार और सर्दी का सर यही मामला है। हाँ, तो कोई स्वास्थ्य टीम आई कि नहीं आई? जी नहीं, उसके बाद में आई हुई। अच्छा, ये बताइए, लगभग यहाँ कुछ लोग बीमार भी चल रहे होंगे क्या? कैसे? कम से कम सर 70-80 लोग ऐसे बीमार चल रहे हैं। अभी तक स्वास्थ्य टीम का कोई पता नहीं है। जी नहीं। इस महामारी और संकट के दौर में भी कुछ लोग मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं हट रहे। बस्ती में एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक नर्सिंग होम में एक दिन के लिए मरीजों के लिए 30 से 40 हज़ार की वसूली चल रही है। शिकायत के बाद इस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके पर अस्पताल के पंजीकरण के कोई दस्तावेज नहीं मिले। जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था। मौके से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद करने के साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिकायत नहीं पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए। 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आई। और खबर बाराबंकी से, जहां पर सर्कस दिखाने 40 लोगों का परिवार यहां पर आया था, लेकिन वो फंस गया। लाखों रुपए लगाकर सर्कस के लिए टेंट लगाया गया, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये टेंट खड़ा है। इसके नीचे घास जमनी शुरू हो गई है। बेरोजगारी की मार झेल रहे सर्कस कलाकार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चों के सामने भी खाने पीने का संकट पैदा हो गया। 8 को अब प्रयागराज में बात करते हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के समूल विनाश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश के मठों, मंदिरों, आश्रम और हिंदू परिवारों में हनुमान चालीसा पाठ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी में अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आरोग्य के देवता हनुमान जी देश में और परिवार में जब कोई संकट आता है तो उसे हनुमान जी ही दूर करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज के दिन जितने मठ हो, मंदिर हो या आश्रम हो या घर हो, परिवार हो, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जितना अधिक हो सके करिए, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की महाबीमारी है वह दूर हो, ऐसी हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। राशन कार्ड वालों को 10 किलो राशन देगी केजरीवाल सरकार, और बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलेगा। कमाने वाले की कोरोना से मौत हुई तो 2500 पेंशन, और अनाथ बच्चों को 25 साल तक हर महीने 2500 रुपए केजरीवाल सरकार देगी। साथ ही अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने, और जनहित के कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 4 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहली ये कि दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राशन कार्ड वालों को 10 किलो और बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कमाने वालों की कोरोना से मौत हुई तो 2500 पेंशन। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनाते आपको।
दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी और श्रावस्ती में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भगाने के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के गिलौला के सुबिखा गांव में लोगों ने यज्ञ करके कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए दुआ की। लोगों की माने तो पूर्वजों ने कहा है कि किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। इसी को लेकर जिले में यज्ञ का आयोजन किया गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस महामारी का खात्मा करें, जिससे भारत को इस संकट से निजात मिले। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।